हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। और मैंने आपको बहुत सारे कोशिकाओं के नाम भी बताए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसके अलावा पक्षमाभ है, कसाब है, न्यूक्लियस है। इन सबको हम एक एक को लेकर जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है या पूछे जाने की संभावना है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। अब बहुत सारे बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही पता होगा, लेकिन एग्जाम में इसका नाम सूत्रकणिका, अगर सूत्रकणिका भी आ जाए तो आपको उसको क्या समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया समझना है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में नाम है और सूत्रकणिका उसका हिंदी में नाम है। तो हमारा हो जाएगा पहला माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका तो देखो, साइंस में क्वेश्चन बढ़ते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना खोज कोई और वैज्ञानिक करता है, फिर नाम कोई और वैज्ञानिक देता है। इसीलिए हमारे को याद करने मतलब ज्यादा याद करना पड़ता है कि सबसे पहले उसने उसकी खोज की थी, फिर उसने उसका नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले यदि हम खोज की बात करते हैं तो खोज हो जाएगी वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर तथा अल्टमान। वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर तथा अल्टमान। और कहाँ पर देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो कीट जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनकी जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, उनमें इसको देखा था। तो खोज में लिखेंगे कोलिकर तथा अल्टमान। और कहाँ पर की थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कीटों की रेखित पेशियों में। मसल्स होती है, मसल का एक टाइप होता है रेखित, कीटों की रेखित पेशियों में। तो फिर ये बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा। बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। तो नाम वैज्ञानिक का नाम है सी बेंडा। तो ये तो हो गई इसकी खोज के बारे में जो आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। तो ये हो जाएगा दोहरी। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ इसका। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपने 9th-10th की बुक में देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो, ये अपनी बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है। आपको अंगुलीनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। आंतरिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, फोल्डिंग पाई जाती है, वलन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली में वलन होते हैं, वलन फोल्डिंग होती है। आप जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर एक पदार्थ भी भरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स।
में वलन उपस्थित, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब ये जो फोल्डिंग है, वलन है, जिसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 2-3 बना रही हूँ, पूरी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो इन कण को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम या फिर F0F1 पार्टिकल। तो नेक्स्ट हो जाएगा, क्रिस्टी पर उपस्थित कण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको हम बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीसोम जो है ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोशिका में जो आवश्यक ऊर्जा है वो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र, उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी का फॉर्मेशन कौन करते हैं, ऑक्सीसोम करते हैं। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं। तो ऑक्सीसोम, यहीं पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, कोशिका की ऊर्जा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का शक्ति गृह। पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है, और ये अपने लिए आवश्यक जो प्रोटीन होती है, ज्यादातर प्रोटीन्स का निर्माण ये खुद कर लेता है। मतलब हम बोल रहे थे कि केंद्र कंट्रोल करता है, मतलब जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है कुछ भी कंट्रोल, नियंत्रण, समन्वय आदि की, तो वो केंद्र करता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण भी केंद्र के द्वारा होता है इनडायरेक्टली। लेकिन कुछ प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद फॉर्मेशन कर लेता है उसका, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त अंग। मतलब अपना आधा काम जो है वो खुद कर लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमल ऑर्गन बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बता देती हूँ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमने बोला था कि ये जो क्रिस्टी है इसके ऊपर F0F1 पार्टिकल होते हैं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर एक चक्र होता है जिसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र।
तो क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये हमने देखे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अत्यधिक संभावना है। अब हम बात करेंगे लवक, प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी लवक। लवक, सॉरी लवण लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि वो केमिस्ट से पढ़ते रहते हैं तो बार बार लवण आ जाता है। लवक, इसको बोलते हैं प्लास्टिड। अब वही बात करते हैं कि खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था। लवक के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जनरली बच्चों के दिमाग में हरित लवक होता है, वो लवक का एक टाइप है। जनरली लवक में 3 टाइप होते हैं। तो इसकी खोज की यदि हम बात करते हैं तो इसकी खोज की थी हेकेल नामक वैज्ञानिक ने या हेकल नामक वैज्ञानिक ने, और इसको नाम दिया शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। इसका नाम दिया शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। अब जैसे कि हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, वैसे ही हरित लवक में भी क्या पाया जाता है, 2 झिल्लियां पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और जो लवक होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। तो केवल पादप में उपस्थित फिर यदि हम लवक के टाइप्स की बात करते हैं तो लवक के 3 टाइप्स हैं। इसमें पहला हो जाएगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है अवर्णी लवक, जिसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। तो हरित लवक का नाम तो आप सबने सुना होगा। हरित, पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। तो एक मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ छोटा सा। सबसे पहले तो 2 झिल्लियां होती इसमें, वही आउटर और इनर। इसके अलावा इसमें जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा इसमें सिक्के के समान ढेर जमे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड आपस में जुड़े हुए होते हैं।
इनमें खुद का आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है इसमें खुद का। तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। या इसको हिंदी में बोलते हैं पीठिका। अब हम बात करते हैं लवक के टाइप्स की। में सबसे पहला है हरित लवक। तो हरित लवक जैसा मैंने आपको बताया कि पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हरित लवक के कारण। और हरित लवक की उपस्थिति में जब पौधों को प्रकाश मिलता है, जब लाइट मिलती है, तो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों को हम बोलते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो हरित लवक की बात करते हैं हम। पादप के हरे भाग में उपस्थित, और इसकी उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हरित लवक में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर हम बात करते हैं वर्णिल लवक। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि पौधों के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एप्पल की बात हो गई, अनार की बात हो गई, ऑरेंज की बात हो गई। तो इनके कलर जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो इन सबके कलर जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वर्णिल लवक के कारण होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं फल तथा फूल आदि का रंग जो होता है वो इसके कारण होता है। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं अवर्णीय लवक की, तो ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये रूट्स में होते हैं, जो पौधों की जड़ें होती है मृदा के अंदर उसमें पाए जाते हैं। और ज्यादातर ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, भोजन संग्रहण का काम करते हैं। तो जड़ों में उपस्थित और काम हो जाएगा भोजन का संग्रहण। तो यहाँ पर हमने बात की लवक के टाइप्स को लेकर। अब जैसा हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में कि भाई वहाँ पर डीएनए और आरएनए खुद का होता है, और ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उसका फॉर्मेशन भी वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है। इसी तरीके से जो ये हरित लवक होता है ये भी क्या होता है, ज़्यादातर आरएनए और डीएनए उपस्थिति के कारण ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, इसीलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन इसको, डीएनए वे आरएनए उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकाओं भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमारे सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो पाए, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा और हमने हरित लवक पढ़ा। मैं तो सोच रही थी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा कोई बात नहीं, आज 2 सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो पाए। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जितने भी बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप जो बच्चे
मेरी क्लास को पूरा देख रहे हैं और कंटिन्यू देखने वाले हैं, वो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैम ये क्लास हमारे लिए यूज़फुल है या फिर इसमें आप और क्या चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।